अम्मी शहनाज मार्केट से निकले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। वहाँ कोई ऑटो वाला भी नहीं था, इसलिए किनारे खड़े होकर बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगे। तभी एक कार आकर हमारे करीब रुकी। शीशा सरकाकर उसमें बैठा आदमी हमसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन बारिश के शोर में उसकी आवाज ठीक से कानों तक नहीं पहुँच पा रही थी। इतना समझ गए थे कि वो आदमी हमसे गाड़ी में बैठने के लिए बोल रहा है। जब गर्दन नीचे कर उस आदमी को गौर से देखा तो पहचानते देर न लगी। यह वसीम अंकल थे, पापा के पुराने दोस्त। कुछ ही देर में हम दोनों माँ बेटी वसीम अंकल की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। वसीम अंकल कभी हमारे पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले कॉलोनी छोड़कर करीब की एक महंगी सोसाइटी में चले गए। हमारे बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट करते हुए वसीम अंकल ने पूछा, भाभी घर में सब ठीक तो है ना? मम्मी ने कहा, सब ठीक है, आप बताएं आपकी वाइफ कैसी है, बच्चे वगैरह कितने हैं? वसीम अंकल ने जवाब दिया, भाभी जब बीवी ही नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे? माँ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ आपकी बीवी को? जब आप हमारे पड़ोस में रहते थे तभी तो शादी हुई थी ना आपकी? वसीम ने कहा, शादी नहीं चल पाई, 2 साल में ही तलाक हो गया। पिछले साल ही केस खत्म हुआ, 50 लाख देने पड़े। वसीम अंकल की बात सुनकर माँ ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, माफ कीजिएगा, मुझे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वसीम अंकल ने कहा, हाँ खबर होगी भी कैसे, मैं कॉलोनी छोड़कर सोसाइटी में चला गया हूँ और बिजनेस के सिलसिले में इतना बिजी रहता हूँ कि कहीं आने जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और जब शाहिद भाई थे तब उनसे कभी कभार फोन पर बात हो जाया करती थी। खैर छोड़िए, आप मेरा नंबर ले लीजिए, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा। वसीम अंकल ने माँ को अपना विजिटिंग कार्ड दिया, जिसे माँ ने अपने पर्स में रख लिया। कुछ देर में ही हम घर पहुँच गए। वसीम अंकल हमें हमारे घर तक छोड़कर चले गए। शराब की लत की वजह से 3 साल पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। मेरे अब्बू कोई बेहतर इंसान नहीं थे, उन्हें शराब की लत थी और इसी बुरी लत में उन्होंने गाँव की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी थी। शराब के नशे में वो अक्सर मम्मी से मारपीट किया करते थे। मेरी मम्मी मेरी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करती, क्योंकि तब तक मैं छोटी थी। मेरी परवरिश में कोई कमी न आए, इसके लिए माँ बहुत मेहनत करती। अब्बू के मरने के बाद मेरी माँ घर में ही लोगों के कपड़े सीती, जिससे हमारा गुजारा ठीक ठाक चल जाता। मेरे पापा के बड़े भाई यानी के मेरे ताऊ अशफाक अली काफी दौलत वाले थे, लेकिन हम माँ बेटी को पूछते तक नहीं थे। ईद बकरीद पर मेहमान की तरह घर आते और मेरे हाथ में ईदी के तौर पर कुछ रकम देकर चले जाते। माँ की वजह से ही मैं एक अच्छे कॉलेज तक पहुँच पाई। कॉलेज घर के नजदीक ही था, इसलिए मैंने हॉस्टल नहीं लिया। कॉलेज में ही मुझे पवन मिला, जिससे दोस्ती हुई और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही न चला। मैं अपनी माँ से सब बातें शेयर करती, लेकिन पवन वाली बात मैंने माँ को नहीं बताई। एक तो माँ वैसे भी परेशान रहती थी, उस पर दूसरे धर्म के लड़के से मेरी इश्क वाली बात से शायद वह और दुखी हो जाती। मेरे कॉलेज की छुट्टियां पड़ी थी, इसीलिए मैं पूरे दिन घर में ही रहती थी और माँ के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया करती थी। घर के पास ही एक नई मार्केट तैयार हो रही थी। माँ उसी मार्केट में लेडीज गारमेंट्स की एक दुकान करना चाहती थी। इसी सिलसिले में आज हम मार्केट गए थे, जहाँ वसीम अंकल से मुलाकात हो गई। मार्केट में दुकान खरीदने के लिए माँ को 5 लाख की जरूरत थी। मेरे ताऊ अशफाक अली के लिए 5 लाख रुपये कोई बड़ी रकम नहीं थी और मम्मी उनसे मांग लेती तो शायद वो दे भी देते, लेकिन माँ ने ताऊ से रुपया उधार लेना मुनासिब न समझा। हम दोनों माँ बेटी घर में सहेली की तरह रहते। माँ अपनी हर समस्या पर मुझसे बात करती तो मैं भी अपनी कॉलेज लाइफ की बातों को माँ से शेयर करती। 1 महीना बीत गया। इस बीच माँ दुकान के लिए 5 लाख का लोन करवाना चाहती थी, इसलिए पिछले 1 महीने से वह बैंक का चक्कर लगा रही थी, लेकिन बैंक से सिर्फ 1 लाख का ही लोन मिल पाया। गोल्ड गिरवी रख कर माँ ने 1 लाख का और
और इंतजाम किया और यह 2 लाख वह शॉप वाले को दे आई। बाकी के 3 लाख रुपयों के लिए माँ ने 2 महीने का समय ले लिया। अब माँ को 2 महीने के अंदर 3 लाख रुपयों का इंतजाम करना था। सुबह उठकर मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई। माँ किचन में सुबह का खाना बनाते हुए झाड़ू लगा रही थी। कुछ देर में हाथों में झाड़ू लिए वो मेरे कमरे में आ गई और बोली, नूर, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। मैंने कहा, बोलो मम्मी। माँ ने कहा, रुपयों के लिए एक बार वसीम से बोलकर देखूं? मैंने कहा, वसीम अंकल के पास नहीं हुए तो फिर भी आप एक बार उनसे बात करके देख लीजिए। माँ ने झट वसीम का विजिटिंग कार्ड निकाला और अपने फोन पर वसीम का नंबर डायल कर दिया। वसीम ने फोन उठाया। हेलो, कौन? माँ ने कहा, मैं शाहिद अली की बीवी शहनाज बोल रही हूँ, पहचाना? वसीम ने कहा, अरे भाभी, कैसी हैं आप और कैसे याद किया? माँ ने हिचकते हुए वसीम अंकल के सामने अपनी परेशानी बयान कर दी। वसीम ने कहा, भाभी, मैं अभी ऑफिस में हूँ, शाम को लौटते वक्त मैं आपके घर की ओर से होता आऊँगा। वसीम का फोन कटने के बाद माँ थोड़ा परेशान लग रही थी। उसकी परेशानी को भांप कर मैं माँ के करीब गई और बोली, आप टेंशन न लो, वसीम अंकल घर आने के लिए बोले हैं, इसका मतलब है कि वो कुछ न कुछ मदद तो जरूर करेंगे। शाम के 7 बजे थे कि घर के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। मुझसे पहले ही माँ दरवाजे तक पहुँच गई। उसके पीछे पीछे मैं भी चली गई। हम दोनों को यकीन था कि वसीम अंकल ही होंगे। बाहर मेरे ताऊ और ताई खड़े थे। उनके साथ मेरी कजन सिस्टर रेहाना भी थी। तीनों घर में आए। चाय नाश्ता के बाद ताऊ ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के दौरान हालात खराब हो गए थे। तब रेहाना को इंडिया आना पड़ा था। अब फिर से वह अपनी पढ़ाई पूरी करने यूक्रेन जा रही है। देर रात उसकी फ्लाइट है। ताऊ ने माँ से कहा, शहनाज, मैंने सोचा था कि नूर को भी बाहर ही भेज दूं, लेकिन इसके ना रहते तुम अकेली हो जाओगी। यह सोचकर मैं पीछे हट गया। माँ ने कहा, आपने बिल्कुल सही सोचा, नूर के बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाती। माँ की बात पूरी होती इससे पहले ही माँ के फोन की घंटी बजी। वसीम अंकल का फोन था। माँ फोन लेकर मेरे कमरे में चली गई और जब कमरे से बाहर निकली तो काफी बेचैन लग रही थी। मेहमानों के बीच में उनसे उनकी परेशानी का कारण कैसे पूछती, तो मैंने माँ को मैसेज सेंड करते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? सामने बैठी माँ ने तुरंत रिप्लाई किया, थोड़ी देर में वसीम घर पहुँचने वाला है, क्या करें? अजीब सी स्थिति थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर चाचा चाची के सामने ही वसीम अंकल घर पहुँच गए तो गजब हो जाएगा। न जाने ये लोग क्या सोचेंगे। यहाँ से जाने के बाद वो तरह तरह की बातें बनाएंगे। मेरी ताई को तो आसानी से मसाला मिल जाएगा। वो पूरी रिश्तेदारी में इस बात का बतंगड़ बनाकर पेश कर देंगी। मैंने माँ को मैसेज किया, माँ आप बाहर जाकर वसीम अंकल को फोन करो और उन्हें साथ लेकर मार्केट में चली जाओ, वहीं उनसे बात कर लेना, तब तक मैं इन लोगों को संभाल लूंगी। माँ ने वैसा ही किया। उसने ताऊ को बताया कि वो जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही है। माँ के इस तरह अचानक चले जाने से मेरी ताई को अच्छा नहीं लगा, इसलिए माँ के जाने के कुछ देर बाद ही ताऊ और ताई एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। मैंने माँ को फोन किया, माँ वो लोग चले गए। मेरी बात सुनकर माँ ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी थोड़ी देर में घर आ रही हूँ। थोड़ी देर में वसीम अंकल की कार दरवाजे पर रुकी। वसीम अंकल की गाड़ी में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी मेरी मम्मी काफी खुश नजर आ रही थी। मैंने वसीम अंकल को सलाम किया और उन्हें घर में आने को कहा, लेकिन वो शायद जल्दी में थे। फिर कभी आने को बोलकर चले गए। माँ खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। अंदर आते ही माँ ने झट से मेरे हाथों में एक पैकेट पकड़ा दिया और बोली, खोल कर देख, पूरे 3 लाख हैं। मेरा तो सपना पूरा हो गया। मैं वसीम के साथ जाकर कल सुबह ही दुकान की रजिस्ट्री करवा लूंगी। 6 महीने बीत गए। माँ की मेहनत कामयाब हो गई थी। दुकान खूब अच्छी तरह से चल निकली। 2 महीने के अंदर ही माँ ने बगल वाली दुकान लेकर अपने काम को दुगनी रफ्तार दे दी। मैं भी पढ़ाई के साथ माँ के बिजनेस में उसका साथ देने लगी। माँ मुझसे कहती कि तू अपनी लाइफ को एंजॉय कर, यह सब मैं अकेले संभाल लूंगी। लेकिन मेरी लाइफ में एंजॉय करने के लायक जो बात थी वो मैं माँ से बता नहीं सकती थी, इसीलिए फिलहाल तो मैं माँ के साथ ही खुश थी।
संडे का दिन था। मार्केट बंद होने की वजह से माँ और मैंने शॉपिंग का प्लान बनाया। तभी माँ के फोन पर वसीम अंकल का फोन आ गया। माँ फोन लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा कि शायद वसीम अंकल अपने रुपयों के लिए माँ को फोन किए होंगे। थोड़ी देर में जब माँ कमरे से बाहर निकली तो मैंने उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी महसूस की। मैंने माँ से पूछा, माँ वसीम अंकल अपने रुपये मांग रहे थे ना? माँ बोली, नहीं रे पगली, पिछले महीने ही मैं उन्हें उनके रुपये लौटा रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब मैंने वो रकम बगल वाली दुकान में इन्वेस्ट कर दिया। वसीम रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, उनके पास रुपयों की कमी नहीं। वो तो मुझे और पैसे देना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने मना कर दिया। थोड़ी देर पहले ही माँ और मैं शॉपिंग जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वसीम अंकल के कॉल के बाद माँ ने शॉपिंग का प्लान कैंसिल कर दिया और बोली, नूर बेटा, शॉपिंग के लिए फिर कभी चलेंगे, मार्केट में कुछ काम है, मैं वहाँ जा रही हूँ, तुम घर में रुकना। ये कहकर माँ तैयार होने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसे देखकर मैं चौंक गई। माँ ने बड़े दिनों बाद साड़ी पहना था और हल्के मेकअप के साथ तो आज वो गजब लग रही थी। माँ का यह रूप देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई और समझ आया कि माँ और वसीम अंकल के बीच मोहब्बत की खिचड़ी पक रही है। मेरी माँ 34 साल की थी और वसीम अंकल भी लगभग इतनी ही उम्र के होंगे, तो इसमें बुरी बात क्या है? माँ ने पूरी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों का गला घोट कर मुझे बड़ा किया। उसके ऊपर होने वाले जुल्म की मैं खुद गवाह थी। आज माँ अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाह रही है, तो इसमें गलत क्या है? मैं माँ को खुश देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मन ही मन मैंने वसीम अंकल का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मेरी माँ की इस खुशी की वजह वही थे। माँ को इतना खुश देखकर मैं भी सोच रही थी कि मोहब्बत भी क्या चीज होती है। मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है और ना मिले तो सब कुछ तबाह हो जाता है। कोई लैला या मजनू यूं ही नहीं बना होगा। मोहब्बत की ताकत ने उन्हें अमर कर दिया। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का क्या करूं? मुझे भी मोहब्बत है, लेकिन मेरी मोहब्बत लैला और मजनू जैसी ही लगती है मुझे, जो कभी मिल न पाए लेकिन इतिहास में अमर हो गए। मैं यह सब सोच ही रही थी कि बाहर वसीम अंकल की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और माँ झट से घर से निकल गई और रात 10 बजे लौटी। वो बहुत खुश थीं। उसने आते ही मुझे चूम लिया और मुझसे बोली, सॉरी मैं लेट हो गई, तूने खाना खाया? अभी तो नहीं, मैंने सोचा तुम लौटोगी तो साथ खाना खा लेंगे। चिकन बनाया है, खाओगी? निकालूं? माँ बोली, मैं तो नहीं खाऊंगी, तुम खा लो। मैं समझ गई कि माँ का डिनर हो चुका है। मैंने माँ को मोहब्बत में खुश देखा तो मुझे लगा कि अपनी मोहब्बत की दास्तां भी माँ को बता ही दूं। मैंने माँ से कहा, माँ मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। माँ करीब आकर मेरे बगल में बैठ गई और प्यार से मेरे बालों को सहलाते हुए बोली, बोलो बेटा क्या बात है? मैं बोली, माँ मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। मैंने अब तक आपसे यह बात छुपाई क्योंकि अब तक मेरे अलावा आपका कोई नहीं था। मैं जिंदगी में पहली बार आपको इतना खुश देख रही हूँ। मेरी बातों से माँ का खूबसूरत चेहरा और खिल गया था। वो बोली, ज्यादा मक्खन ना लगा, ये बता कि लड़का क्या करता है? मैं बोली, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो हिंदू है, उसका नाम है पवन। वो अभी मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहा है और यही चंडीगढ़ में ही रहता है। मेरी बात सुनकर माँ ने कहा, सच्ची मोहब्बत कभी किसी दायरे की मोहताज नहीं होती, चाहे मुल्क की सरहदें हों या मजहब की दीवारें, मोहब्बत को कोई नहीं रोक सकता। यह बात तूने अब तक मुझसे क्यों नहीं बताई? चल मेरी बात करा पवन से। माँ के कहने पर मैंने पवन को फोन लगा दिया। हेलो पवन, लो मेरी माँ से बात करो। माँ ने पवन से लंबी बात की। माँ ने उसके घर वालों से लेकर उसकी पढ़ाई और उसके फ्यूचर को लेकर उससे ढेर सारे सवाल किए। फोन कटने के बाद माँ बहुत खुश थी। बोली, मुझे तेरी पसंद पर नाज है बेटा। वो दूसरे मजहब से है तो क्या हुआ, इंसान तो है ना, और देखना एक दिन वो बहुत बड़ा जज बनेगा।
मेरे दिल पर जो बोझ था वो उतर गया। अब मैं भी माँ की तरह ख्वाबों की हसीन दुनिया में उम्मीदों के पंख लगाकर उड़ने लगी। अपने काम से फारिग हो लेने के बाद का ज्यादातर समय माँ का वसीम अंकल के साथ ही बीतता। माँ घर में रहती तो भी वसीम अंकल के ख्यालों में डूबी डूबी सी रहती। हर समय मुझसे वसीम अंकल की ही बातें करती और खाली समय मिलते ही वसीम अंकल से फोन पर बतियाने में लग जाती। जल्द ही माँ ने 4 व्हीलर ले लिया। मैं हैरान थी कि माँ इतनी जल्दी ड्राइविंग कैसे सीखी। माँ ने मुझे भी ड्राइविंग सिखा दी। अब तो हम दोनों माँ बेटी अपनी गाड़ी से ही शॉप पर जाते और कभी कभी मन करता तो कार लेकर कहीं भी निकल जाते और 2 सहेलियों की तरह खूब मस्ती करते। सुबह 8 बजे तक माँ अपनी कार से शॉप पर जाने के लिए मार्केट निकल जाती। अक्सर मैं आराम से पहुंचती या कभी कभी नहीं भी पहुंचती। मेरे न रहने पर भी माँ सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेती। इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। मेरे ताऊ अशफाक अली उसी सोसाइटी में रहते थे जिसमें वसीम अंकल का घर था। मम्मी और वसीम अंकल के बीच पक रहे मोहब्बत के पुलाव के गंध मेरी ताई तक पहुंच चुकी थी। सुबह मैं बाथरूम में ही थी कि माँ की आवाज आई, नूर बेटा मैं शॉप के लिए निकल रही हूँ, तुम्हारा मन करे तो तुम आराम से पहुँच जाना। मैं सोच रही थी कि आज मैं शॉप पर न जाकर पवन से मिलने जाऊंगी और माँ के निकलने का इंतजार करने लगी ताकि उसके जाने के बाद मैं भी सज धज कर निकल सकूं। मैं कमरे में थी कि माँ मेरे कमरे में आ गई और बोली, नूर बेटा एक काम करो, आज तुम ही शॉप पर चली जाओ। लंच में आना तो तुम घर रह जाना और मैं शॉप पर चली जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है माँ, लेकिन अभी तो तुम शॉप पर जाने को तैयार थी, अब अचानक क्या हो गया। माँ बोली, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, इसीलिए मैं अभी नहीं जा पाऊंगी। मैंने गाड़ी निकाली और दुकान की ओर निकल पड़ी। दुकान पर पहुंची तो याद आया कि शॉप की चाबियां लाना भूल गई। शॉप से घर की दूरी केवल 5 किलोमीटर की थी। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंची तो देखा कि घर के बाहर वसीम अंकल की गाड़ी खड़ी है। मैं माँ के उस जरूरी काम को अच्छी तरह समझ गई थी। मैंने डिस्टर्ब करना ठीक न समझा, लेकिन शॉप की चाबियां लेना भी जरूरी था। मैंने घर के बाहर से ही माँ को फोन लगाया। हेलो माँ, मैं चाबी घर ही भूल आई हूँ। मेरी पूरी बात सुने बिना ही माँ ने कहा, बेटा तुम अभी घर मत आना, मैं जरूरी काम से बाहर आई हूँ। मैं फिर से शॉप पर पहुँच गई और माँ के जरूरी काम से फारिग होने का इंतजार करने लगी। आधे घंटे में माँ शॉप पर पहुँच गई। मैंने माँ से कहा, आज तुम दुकान संभालो, मैं जा रही हूँ। माँ बोली, कहाँ? मैं बोली, मुझे भी बहुत जरूरी काम है, और मैं पहुँच गई पवन के फ्लैट पर। शाम को घर पहुंची और फ्रेश होकर रात के खाने की तैयारी में जुट गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ताऊ और ताई आए हुए थे। दोनों सोफे पर बैठ गए और मैंने दोनों को गिलास में पानी दिया और बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ताई बोली, नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, तू बैठ, यहाँ तुझसे बात करनी है। ताई ने मुझे अपने बगल में बिठा लिया और बोली, अक्सर बच्चे बिगड़ते हैं तो उनकी शिकायत उनके माँ बाप से की जाती है, लेकिन जब माँ बाप ही बिगड़ रहे हो तो उनकी शिकायत किससे की जाए? उनके बच्चों से। कैसा बेगैरत जमाना आ गया है। देख नूर, तू समझदार है इसलिए तुझे समझा रही हूँ। तू अपनी माँ को कंट्रोल कर, उसकी वजह से सोसाइटी में हमारी नाक कट रही है। मैंने कहा, ऐसा क्या किया मेरी माँ ने? ताई ने कहा, अरे हमारी सोसाइटी के रहने वाले वसीम के साथ तेरी माँ आजकल खुलेआम रंगरलियां मना रही है और तू पूछ रही है कि ऐसा क्या किया तेरी माँ ने। पानी सर से गुजर गया। तब हम दोनों ने फैसला किया कि तेरे कानों तक ये बात पहुँचे। तेरी माँ को फोन किया था, वो शॉप पर थी। उसी ने बताया कि तू घर पर है, इसलिए सीधे तेरे पास चले आए। ताई और ताऊ ने काफी देर मुझे समझाने की कोशिश की, तरह तरह की बातें बताई और चले गए। उनके जाते ही मैंने माँ को फोन किया। माँ घर आई तो मैंने उसे पूरी बात बता दी। वो कुछ नहीं बोली और कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह उठकर मैंने माँ से कहा, माँ मैं आपके साथ हूँ, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। जब हम मुसीबत में थे तब इन लोगों को हमारी कोई चिंता न
थी, लेकिन अब हमारी वजह से इनकी नाक कट रही है। माँ, आप जो कर रही हैं सही कर रही हैं। सुबह हो चुकी थी। माँ को उदास देखकर मैंने माँ को हौसला देने की कोशिश की, लेकिन माँ टूट चुकी थी। कल से उसके चेहरे का रंग गायब था। मेरी माँ फिर से वही पुरानी शहनाज लगने लगी थी, जो कभी गमों के बोझ तले दबी थी। कुछ दिन बीते तो मैंने महसूस किया कि माँ ने वसीम अंकल से दूरियां बना ली थी। मैंने माँ से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इस बारे में अब कोई बात ही नहीं करती और बात बात पर मुझे डांट देती। मेरे फोन पर पवन का फोन आता तो माँ को अब अच्छा नहीं लगता। कुछ समय पहले तक जिस माँ को मोहब्बत से मोहब्बत हो गई थी, वही माँ अब मोहब्बत को हिकारत की नजर से देखने लगी थी। माँ पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका वो चहकना, हंसना, बोलना सब बीते जमाने की बात हो गई थी। मैं माँ को इस रूप में नहीं देख सकती थी। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। एक दिन माँ के शॉप पर चले जाने के बाद मैंने वसीम अंकल को फोन लगाया और मैंने उनसे माँ की हालात पर बात की। उन्होंने बताया कि शहनाज ने उनके 3 लाख रुपए लौटा दिए और बातचीत बंद कर दी। अब वो फोन न उठाती है और न ही कभी फोन करती है। वसीम अंकल की बातें सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। मैंने उनसे सीधा सवाल किया, अंकल, आप मेरी माँ से प्यार करते हैं? इस सवाल पर वसीम अंकल खामोश हो गए। मैंने फिर पूछा, आप क्या चाहते हैं अंकल? क्या आप मेरी माँ से शादी करने की हिम्मत रखते हैं? वसीम अंकल ने जवाब दिया, हाँ, मैं शहनाज से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शहनाज पूरी तरह बदल चुकी है। एक दिन शहनाज मेरी सोसाइटी में मेरे साथ थी और हमें आपकी ताई ने देख लिया था। उन्होंने पूरी सोसाइटी में इस बात का बतंगड़ बनाकर पेश किया। तभी से शहनाज न मुझसे बात करती है और ना फोन उठाती है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? बताओ नूर। मैंने कहा, कल संडे है, क्या आप कल सुबह मेरे घर आ सकते हैं? वसीम अंकल ने सुबह घर आने का वादा कर फोन काट दिया। रात को माँ घर आई तो मैंने माँ को कुछ न बताया। सुबह हुई तो मैं जल्दी उठ गई। आज संडे था, इसलिए माँ को नहीं जगाया। सुबह के 8 बजे थे कि वसीम अंकल घर पहुँच गए। उनकी आवाज सुनकर माँ भी अपने कमरे से बाहर आ गई और वसीम अंकल की ओर हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोली, यहाँ क्या लेने आए हो? वसीम अंकल कुछ कहते तभी मैं बोल पड़ी, माँ, वसीम अंकल को मैंने बुलाया है। मेरी यह बात सुनकर माँ को गुस्सा आ गया। वो बोली, मुझसे बिना पूछे किसी को घर बुलाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं बोली, माँ, वसीम अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं जानती हूँ कि तुम भी वसीम अंकल से बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम समाज से डर रही हो। याद करो, जब हम मुसीबत में थे तब ये लोग हमें पूछते भी नहीं थे। तब इन्हीं वसीम अंकल ने हमारी मदद की थी। रिश्तेदारों के चक्कर में तुम वसीम अंकल की मोहब्बत को ऐसे कैसे ठुकरा सकती हो माँ? अगर आपको जीवन में अकेले ही रहना है तो फिर ठीक है, रहो अकेले, मैं भी चली जाती हूँ। ये कहकर मैं रोने लगी। मुझे रोता देख माँ का दिल पिघल गया। वो बोली, देख नूर, मेरे लिए तू ही सब कुछ है। मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन अगर कोई मेरी वजह से तुझे गालियाँ दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन तेरे ताऊ, उनकी बीवी दोनों मेरे शॉप पर आए और सबके सामने मुझे जलील करके गए। मैं क्या करती? तू बड़ी हो चुकी है, अब तेरी शादी की उम्र है। ऐसे में मैं अपनी शादी के बारे में सोचूं तो लोग क्या कहेंगे? इसीलिए मैंने वसीम से दूरियां बना ली। मुझे मालूम था कि मेरी माँ मुझसे बेहद प्यार करती है और वसीम अंकल से भी वो बेइंतहा प्यार करती है। मेरे रो देने से थोड़ी देर में ही घर का माहौल ठीक होने लगा था। माँ चाय बना लाई। माँ के बदलते मूड को देखा तो मैंने कहा, माँ, लोगों की परवाह करना छोड़ो और वसीम अंकल का हाथ थाम लो। मेरी बात सुनकर माँ शर्मा गई। तभी वसीम अंकल ने मेरी माँ के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मैंने कहा, जमाने की चिंता छोड़ दो माँ, मुझे पता था कि तुम वसीम अंकल से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए मैंने तुम दोनों से बिना पूछे मैरिज कोर्ट में अर्जी लगा दी है। आज से ठीक 22 दिन बाद यानी कि 28 तारीख की आप दोनों की कोर्ट मैरिज की डेट मिली है।
मेरे मुंह से ये सुनकर माँ और वसीम अंकल दोनों के होश उड़ गए। वो कुछ कहते इससे पहले ही मैंने कोर्ट के पेपर दोनों के सामने रख दिए। माँ हैरान होते हुए बोली, तूने ये सब कैसे किया नूर? मैं तो सोचती थी कि मेरी बेटी अभी बच्ची है, लेकिन तू तो मेरी भी माँ निकली। मैंने कहा, आप दोनों अपनी शादी की तैयारियां कीजिए। रही बात रिश्तेदारों की, तो मैंने आप दोनों की शादी का कार्ड छपने को दिया है। शादी का कार्ड लेकर रिश्तेदारों के यहाँ मैं जाऊंगी। मैंने महसूस किया कि माँ को मुझ पर नाज और बढ़ गया था। वसीम अंकल की खुशी का तो ठिकाना ही न था। वो मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि शहनाज जैसी औरत मेरी जिंदगी में आई, और अब तो मैं नूर जैसी बेटी को पाकर खुद को डबल खुशनसीब समझ रहा हूँ। सच में तुम नूर हो बेटी। माँ और वसीम अंकल अब फिर से पहले जैसे एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों को इतना खुश देखकर मुझे भी जरूरी काम याद आ गया। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और बोली, मुझे जरूरी काम से जाना है, मैं निकल रही हूँ। दोनों को घर में अकेला छोड़कर मैं जाने लगी तो दोनों शर्मा गए और मैं घर से बाहर निकल गई। माँ जोरों शोरों से अपनी शादी की तैयारियों में लग गई थी। वसीम अंकल ने भी अपनी शादी के बाद की रिसेप्शन पार्टी के लिए होटल बुक कर लिया था। अगले दिन कार्ड छप कर आ चुके थे। मैंने सबसे पहला कार्ड अपनी ताई के घर देना मुनासिब समझा। मैं माँ को बिना बताए सोसाइटी में ताऊ के घर पहुँच गई। डोर बेल बजाया तो ताई ने दरवाजा खोला और मुझे यूं अचानक सामने देखकर चौंकते हुए बोली, कैसी है नूर, आज रास्ता कैसे भूल गई? मैंने कहा, एक जरूरी काम से आई हूँ। मैं ताई के ड्राइंग रूम में बैठ गई। ताई बोली, उस दिन तेरे पास से होकर मैं तेरी माँ की शॉप पर गई थी और उसे काफी समझाया कि यह सब ठीक नहीं है। घर की बच्चियों की शादी की उम्र में अगर घर की माँ ही रंगरलियां मनाती फिरे, यह कितनी शर्म की बात है। इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। उस दिन की बात का काफी असर हुआ तेरी माँ पर। लगता है वो सुधर गई है। मैं तेरी माँ की जेठानी हूँ। वो गलत रास्ते पर जाएगी तो मेरा यह फर्ज है कि मैं उसे सही रास्ते पर ले आऊं। चाय पिएगी? नहीं बड़ी अम्मी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं ताई का लेक्चर सुनने नहीं आई थी। सीधे कार्ड निकाला और ताई के हाथों में थमाते हुए बोली, बड़ी मम्मी, यह शादी का कार्ड है, रख लीजिए। 28 को शादी है, बड़े अब्बू के साथ आ जाइएगा। कार्ड देखकर ताई के चेहरे पर मुस्कुराहट झलकने लगी। लड़का भी देख लिया, शादी भी तय कर ली और अब मुझे बता रही है। खैर छोड़, यह बड़ी खुशी की बात है। बता मेरा दामाद क्या करता है? मैं खड़ी हुई और दरवाजे तक पहुंचकर मैंने ताई से कहा, लड़का रियल एस्टेट का बिजनेस करता है ताई, और वो आपका दामाद नहीं। आप कार्ड को ठीक से देख लीजिएगा। मैं जा रही हूँ। मैं घर आ गई और माँ को सब कुछ बताकर दोनों जोर से हंसे, क्योंकि कार्ड पढ़ने के बाद ताई पर क्या बीत रही होगी हम दोनों जानते थे। 28 तारीख को जिले के मैरिज कोर्ट में माँ और वसीम अंकल दोनों मैरिज मजिस्ट्रेट के सामने खड़े थे। माँ की ओर से गवाह के रूप में मैंने साइन किया। हमारी मार्केट के कई लोग भी शादी में शामिल हुए। शादी के जोड़े में माँ किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। कोर्ट से निकलते ही हम लोग गाड़ी में बैठे। एक बार फिर से हम दोनों माँ बेटी वसीम अंकल की गाड़ी में थे, लेकिन अब माँ अगली सीट पर वसीम अंकल के साथ बैठी थी और मैं पिछली सीट पर बैठी थी। दोनों की खूबसूरत जोड़ी को देखकर मैं बेहद खुश हो रही थी। माँ ने कहा, नूर, अब तू पवन से कब मिलवाएगी? उसका एग्जाम फाइनल हुआ कि नहीं अभी तक? मैं बोली, उसका एग्जाम क्लियर हो गया और वो मजिस्ट्रेट बन गया है माँ। माँ बोली, इतनी बड़ी खुशखबरी तूने मुझे क्यों नहीं बताई और उसे शादी में क्यों नहीं बुलाया? मैं बोली, माँ, अभी तो आप दोनों पवन के सामने ही खड़े थे। मैरिज कोर्ट का जज पवन ही तो था। वो थोड़ी देर में ही घर पहुंचेगा। आप दोनों को बधाई देने बोला था कि सरप्राइज देंगे, लेकिन आपने पूछा तो मैंने पवन का सरप्राइज खत्म कर दिया। माँ की खुशी का ठिकाना ही न था। माँ के साथ वसीम अंकल भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। माँ शाम तक घर रही।
और फिर शाम को उनके दूल्हे वसीम उन्हें लेकर घर जाने को तैयार हो गए। आज एक बेटी अपनी माँ को विदा कर रही थी। माँ चली गई। मैं और पवन घर में अकेले